गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने थियरी आपको भेज दी है। आज एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। टोटल फ्रेंड्स 9 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। 8 मार्क्स का एक सम आएगा सेक्शन ई में, और 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू रहेगा। यानी टोटल मार्क्स रहेंगे हमारे फ्रेंड्स चैप्टर के 9 मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, है क्या रिटायरमेंट? तो फ्रेंड्स, सीधी बात है कि एग्जिटिंग जो रनिंग फर्म है उसमें से कोई एक पार्टनर विथ एनी रीज़न उसका डेथ हो जाए, अदरवाइज रिटायर हो जाए। रिटायरमेंट में के लिए एज हो सकती है क्राइटेरिया, अदरवाइज हेल्थ हो सकती है, वॉट एवर रीज़न। तो पार्टनरशिप विल एंड। पार्टनरशिप फर्म का एंड नहीं होता है, पार्टनरशिप का एंड होता है। यानी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। बराबर। बाकी के पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हैं, पर जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर होता है, अदरवाइज डेथ होती है, तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो डालनी पड़ेगी इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो क्या है रिटायरमेंट के जो मेन कैरेक्टरिक्स है उसमें, तो सर्कमटेंसेस क्या हो सकते हैं? तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो सकता है, अदरवाइज वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी पार्टनर अपनी अपनी सूझबूझ से ड्यू टू एनी पर्सनल रीज़न रिटायर हो सकता है। अब एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उसे रिटायर होना, दैट मीन्स के यूनिमियसली, दैट मीन्स के एनी एनी पार्टनर कैन रिटायर बाय यूनिमियस कंस्टेंट ऑफ ऑल पार्टनर। बाकी के पार्टनर को बोल के, सबसे बात करके अच्छी तरह से भी रिटायर होना चाहे तो हो सकता है बाय नोटिस। ये पार्टनर हैज़ अ राइट टू गिव अ नोटिस टू द फर्म टू अदर पार्टनर्स इवन राइटिंग। उसमें क्या लिखना पड़ेगा? इंडिकेटिंग द कि मुझे आई एम नॉट विलिंग टू कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप। मेरी इंटेंशन है कि मैं पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो जाऊँ। थर्ड है बाय कॉन्ट्रैक्ट, या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ है कि एनी पार्टनर कैन रिटायर एज पर द कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप डिड में ही लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में है। अब कोई मान लो कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी उसकी पर्सनल लायबिलिटी पर्सनल एसेट से ज़्यादा हो जाए, तो उस टाइम पे भी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर तो पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू नहीं कर सकता। किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तो सीधी बात है ऑटोमेटिकली वो तो रिटायर ही हो गया। यानी फिर है कोई भी पार्टनरशिप डीड में कोई भी पार्टनर विथ एनी प्रोविजन रिटायर होना चाहे तो हो सकता है कभी भी। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो सीधी बात है कि कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल रीजन से, इस पर्सनल रीजन कैन डिसाइड टू रिटायर, तो रिटायर होना चाहे तो रिटायर हो सकता है। अब जो भी एक्टिव पार्टनर होंगे, अब एक्टिव पार्टनर का मीनिंग यही होता है फ्रेंड्स कि जो वर्किंग जो है पार्टनरशिप फर्म की उसमें पार्टिसिपेट करता हो, तो वो रिटायर हो रहा है तो सीधी बात है पार्टनरशिप फर्म को पहले नोटिस देनी पड़ेगी, गिव नोटिस रिगार्डिंग द इस रिटायरमेंट। सीधी बात है ना, ऐसे ही नहीं बोल सकता सुबह आके कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। अब जो भी लाइबिलिटीज़ है, इज रिस्पॉन्सिबल बोल लाइबिलिटी टुवर्ड इज थर्ड पार्टीज, जो भी है वो उसको फुलफिल करने की, बाद में ही वो रिटायर हो सकता है। ठीक है, उसको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है। अब अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है, बराबर इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिगार्डिंग रिटायरमेंट, तो क्या होना चाहिए? तो व्हेन एनी पार्टनर्स रिटायर फ्रॉम रनिंग पार्टनरशिप फर्म, तो क्या क्या अकाउंटिंग इफेक्ट देनी पड़ेगी? पहले तो नया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा, यानी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन होगा। फिर जो भी हमारे पास रिजर्व पड़े हुए हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इवन लॉसेस, यानी P&L का डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, वो होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर डिटर्मिनेशन अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग, यानी जो पार्टनर जा रहा है तो सीधी बात है वो लेके ही जाएगा फर्म में से पैसे, तो वो डिसाइड, ये अमाउंट डिसाइड करनी पड़ेगी। फिर पेमेंट करना पड़ेगा जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, इवन डेथ हो रही है।
ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी पार्टनर, सीधी बात है, रिटायर हो रहा है, तो मान लो कि देर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी। अब सी रिटायर हो रहा है या इवन डेथ हो रही है, तो ए और बी फर्म को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ए और बी फर्म को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो सीधी बात है ये सी वाला जो शेयर है ना वो ए और बी में ट्रांसफ़र होगा। तो सीधी बात है ए और बी क्या करेंगे, गेन करेंगे। यानी इधर दोनों गेन करेंगे, अदरवाइज दोनों में से कोई एक गेन करे, यानी गेन तो करेगा ही करेगा। तो गेन कैसे ढूंढते हैं, देखिए फ्रेंड, एडमिशन में सेक्रीफाइस होता है, रिटायरमेंट में गेन होता है। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड, आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, एडमिशन में सेक्रीफाइस होता है, रिटायरमेंट में गेन होता है। अब गेन का फॉर्मूला क्या है, देख ले, गेन इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड शेयर, यानी गेन इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, यानी सेक्रीफाइस से पूरा फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और आपको न्यू शेयर ढूंढना है तो ओल्ड शेयर में आप गेन ऐड कर लो, ये रहा फॉर्मूला, यानी न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन, यानी ये हमें न्यू शेयर ढूंढने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब कब ढूंढना पड़ता है तो देखिए, व्हेन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, यानी हमें ढूंढना ही पड़ेगा न्यू प्रॉफिट व्हेन द गेन इज नॉट गिवन, तो दैट मीन्स ओल्ड रेशियो इज कंटिन्यू। व्हेन द गेनिंग शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज गिवन, यानी गेन प्रोवाइडेड है, तो फिर तो वही, फिर गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज गिवन, रेशियो दिया हुआ और अदरवाइज शेयर दिया हुआ, तो ये सर्कमस्टेंसेस है व्हेन ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आर गिवन। तो ये बहुत सारे हमारे पास पॉसिबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस हमारा रहेगा। तो फ्रेंड ये एमसीक्यू के लिए तो इतना ही है, इससे ज़्यादा तो हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड, फिर हमें इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, यानी एक एमसीक्यू आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा सेक्शन ई में, बराबर। ये प्रैक्टिस तो हम जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी करना चाहे तो कर सकते हैं, तो उसको तो उसी साथ में ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये थियोरेटिकल पॉइंट्स है जो हमें कंप्लीट करना है।